मेरी आंखें बड़ी बड़ी है ना, मेरी आधी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग मुझे गंजेड़ी नचेड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं। अब ये मेरी गलती थोड़ी ना, मैं इन आंखों के साथ पैदा हुआ हूँ। और वासेपुर में ना मनोज वाजपेयी बोलता है ना पहलवान, क्या पहलवान क्या बोल रहे हैं? अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया लोगों की गालियों का आविष्कार मैंने ही किया हूँ। जैसे वासेपुर के पहले लोग गालियां देते ही नहीं थे। जब मेरा कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर बना सकता है, जब वो निशांची बना सकता है, जब वो मुक्काबाज बना सकता है, तो फिर वो दोबारा क्यों बनाता है, वो चोक क्यों बनाता है, वो ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत क्यों बनाता है? क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद आपकी कोई हिट फिल्म नहीं आई और अनुराग कश्यप जो है वो 10 साल से फ्लॉप फिल्म बना रहे हैं, फिर भी इंडस्ट्री उसको मौका दे रही है। मेरी फिल्म ने अगर एक टिकट भी नहीं बेचा तब भी उनका नुकसान जो है ना, साल की 80% फिल्में जो फ्लॉप हुई है उससे कम है। मेरे को वासेपुर से सख्त नफरत है। जब भी कोई आदमी बोलता है ना सर वासेपुर वाले, मैं मन करता है जूता निकाल के भागूं। अगर तुम मेरी फिल्म सिनेमा हॉल में देखने जाते होते, मेरा घर उससे चल रहा होता। मेरा घर तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है। मेरे जैसा फैन कभी कभी ये चौंक जाता है कि सोशल मीडिया पे जब कुछ कुछ आपकी एक्टिविटी ऐसी हो जाती है या आप किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं या स्टेटस डाल देते हैं। छोटे अनुराग कश्यप को जब अचानक एक दिन उनके पिता डिसाइड करते हैं कि इसको ग्वालियर के एकदम हाई फाई वाले स्कूल में भेजेंगे, तो जो अभी अनुराग कश्यप इतने क्रांतिकारी हैं, अगर वो नहीं भेजे होते ना मेरे को, तो मैं होता बनारस में झंडा उठा के कर रहा होता कुछ कांड। मैं बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में हिंदी भाषी था। आप इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आपकी इंग्लिश का भी मजाक उड़ता है, वो भी कारण था। आपको दिक्कत होती थी इंग्लिश बोलने में? मुझे दिक्कत होती थी इंग्लिश, मतलब उस तरह के एक्सेंट पे हंसते थे ना लोग। अब पिताजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जब सारे बच्चे कलर क्लोथ्स पहने हैं, घर के कपड़े पहने हैं और आप स्कूल यूनिफॉर्म में, तो आप अपने आप सेग्रीगेट हो जाते हैं। उस दिन जो है ना पता चलता था आप में और बाकी में फर्क क्या है। मुझे पता चला कि जब डीयू में आप गए तो पढ़ाई कम और ये मतलब कि लफुआगिरी ज्यादा वहाँ चल रहा था। बीच मांग काहे रखते थे? बीच मांग रखा था मैं शुरू में नया नया जब गया था। क्यों? पहली बार मैंने लड़की देखी थी। एडिडास का सेकंड हैंड थर्ड हैंड जूता पहन रहे हैं आप। वो भी मैंने पहले नकली वाला खरीद लिया था, मेरे को 200 में एडिडास कैसे मिल गया पता नहीं चला। बाद में पता चला ये पालिका बाजार में नकली वाले मिलने में फट गया 2 दिन में। फिर किसी का असली वाला जो है सेकंड थर्ड हैंड खरीदा मैंने ऐसा सुना, मतलब इम्तियाज अली के साथ मीट खाने बैठते हो तो तुमको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा मतलब कथन आपने कहा सर? यार इम्तियाज अली जो है ना, उसका हमें कलछुल दे दो और भगवाना उसके सामने पड़ा हो ना, तो सारे अच्छे पीस को ले जाएगा। उसके बाद अगर आप पहुंचे आपको हड्डी मिलेगी और खराब पीस। हजरात हजरात हजरात, आज हमारे पॉडकास्ट में है सबसे दुर्दांत फिल्मी निर्देशक अनुराग कश्यप। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया हैं, मजे से। तो सर जब ये पॉडकास्ट आएगा तब तक निशांची रिलीज हो चुकी होगी। सर एक खतरनाक कश्यप फैन होने के नाते मैं इतना अब कह सकता हूं कि कश्यप इसमें फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन कश्यप फैन होने के नाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि हम लोगों के ये वाले कश्यप कहाँ थे? ये वाले कश्यप वो थक जाते। कोई चीज जब जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, वासेपुर रिलीज के टाइम तो नहीं फैली, रिलीज के बाद फैली और फिर उसके बाद बहुत कुछ होने लग गया। फिर सारी हिंदी फिल्में ही नॉर्थ इंडिया में बनने लग गई, सारे सीरीज वहां बनने लग गए। तो मैं था कि यार क्या करूं, वहां बार बार जाके मैं या तो कहानी, वो जमाना तो रहा नहीं कि हम आप जो है प्रेमचंद की कहानियों पे फिल्म बनाओ और प्रोड्यूसर मिल जाए। क्योंकि मेरा बहुत फेमस कहानी का याद है मुझे, एक प्रेमचंद की कहानी लेके डायरेक्टर गए थे स्टूडियो में, तो उन्होंने बोला कि हमें फिल्म बनानी है, प्रेमचंद की कहानी है। तो बोलता प्रेमचंद से मिलवाइए। हम लोग एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ हिंदी को कोई पढ़ता नहीं है, हिंदी बोलता नहीं है। हम बना रहे हैं हिंदी सिनेमा, हाँ। और यहाँ पे बहुत ही कम एक्टर्स हैं जो नॉर्थ इंडिया से हैं जो हिंदी में देवनागरी में स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सबको रोमन में हिंदी चाहिए होती है और फिर वो लोग उनका जो एक्सेंट भी होता है फेक हो जाता है। तो वो थक जाता है यार, कहाँ कहाँ से कितना कितना ढूंढे और बार बार उन्हीं एक्टर से आप काम करोगे तो आप भी रिपीटेटिव हो जाते। राइट। तो था कहानी, ये कहानी 2016 की लिखी हुई, ऐसा नहीं था, इतना लंबा गैप भी नहीं था। फिल्म बनने वाली थी, सुशांत सिंह के राजपूत के साथ बनने वाली थी और
बहुत बड़े स्टूडियो से 2 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उन्होंने ये फिल्म, हमारी फिल्म जो है छोड़ दी, फिर वो नहीं बन पाई। फिर मुझे नॉर्थ इंडियन एक्टर ही नहीं मिल रहा था कोई इस तरह का जो करे और जो इतना कमिटमेंट दे सके। और जो भी नए एक्टर के साथ में काम करना शुरू करता था, वो स्टार हो जाते थे पहले ही, या फिर उनके साथ दिक्कत हो जाती थी कि कई लोग कहानी बदलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है? हाँ, अरे आधे एक्टर्स ने ये फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उनको फिल्म की कहानी के एंगल से दिक्कत थी बस। तो चक्कर ये भी होता है हिंदुस्तान में। और मेरा मेरा मैं अभी वो आदमी जिसको चिट्ठी लिखनी नहीं आती है, उससे मैं कहानी लिखना सीखूं, तो वो भी नहीं होता मुझसे। सर, गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद जब मैं आपकी फ़िल्म निशांची देखता हूँ, तो उसमें भी बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो ज़बरदस्त सिंह का कैरेक्टर है, वो एक जगह बोलता है कि लोटा को मिट्टी से धो रहे थे। हम्म, हाँ, या जो माँ बनी है मोनिका, वो एक जगह कहती है कि अरे यहीं खा लो, टिफ़िन में मुसमुसा आ जाएगा। हम्म, वही कैरेक्टर आगे जाके बोलती है कि हमको घुसवा लोग पसंद नहीं है। कुमुद मिश्रा जाते हैं, तो रिंकू और डब्लू को जाके बोलते हैं, गोर नहीं छुओगे? अब देखिए, लोग पैर मतलब हमको नहीं लगता हमारे तरफ बोला जाता है कि गोर छूना, घुसवा। हाँ तो ये मतलब ये जो स्वच्छंदता आपकी मतलब कि निर्देशन में मतलब जो आई है इस तरह से, आपको डर वर नहीं लगता है कि लोग कैसे समझेंगे, नहीं समझेंगे? बांद्रा में बैठा ऑडियंस कैसे परसीव करेगा घुसवा को और गोर छूने को? यार, वही चीज तो मैं बदलना चाह रहा हूँ। वही हम लोग की लड़ाई ही वही रही है कि सिनेमा हर बार क्या होता है ना, आदमी फॉर्मूला ढूंढ लेता है। जैसे मुझसे जो मेरी सबसे बड़ी शिकायत रही है कि मैं वासेपुर बनाने के बाद क्या सारा नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर फिल्म की जिम्मेदारी मेरी है? आपको पता नहीं है वासेपुर के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरे को गैंग्स ऑफ मेरठ, गैंग्स ऑफ बनारस, गैंग्स ऑफ कानपुर, गैंग्स ऑफ कहाँ का, सिर्फ गैंग्स ऑफ लगा के शहर के नाम अलग अलग करके नॉर्थ इंडिया के हर शहर की स्टोरी भेजी जा चुकी है, क्योंकि सबको लगता है कि एक आदमी एक ही तरह की फिल्म बनाता है बस, और मुझे नहीं करना हो। इसलिए मैं जानबूझ के इससे दूर रहा, इसलिए जानबूझ के अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की। अच्छा सर, आप अभी हम लोग ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं और उस पूरे काल की बात कर रहे हैं जिसमें ये फ़िल्म सेट है। फ़िल्म का एक सीन है, वो जीभ निकाल के किस करने वाला सीन है। हाँ, कि लड़की बोलती है कि ऐसे रिंकू पूछती है कि ऐसे कौन किस करता है? तो बोलता है कि हम देखे हैं फ़िल्म में, तो कौन सी फ़िल्म है? तो राजा हिंदुस्तानी में। अब देखते समय हमको तुरंत चमका कि हम छोटे थे मतलब 6-7 साल के हम थे, सबके लिए पहली फिल्म वही थी जिसमें हमने किस वैसे किस देखा था और उस समय शायद चलती हुई थी कि बहुत लंबा किस है, इतने मिनट का है, वैसा है, वैसा है। इतने डिस्कशन होते थे उसके ऊपर। राइट। और फ़िल्म में सर बाद में फिर एक गाना सुनाई देता है, जवाब हम देंगे हम राजा हिंदुस्तानी। हाँ। ये राजा हिंदुस्तानी के बारे में थोड़ा बताइए सर कि क्या है? नहीं, क्योंकि वो फिल्म का सी फिल्म, वो गाने का इंस्पिरेशन क्या है? हुँ, वो गाने का इंस्पिरेशन है एक दूजे के लिए का गाना, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, कि फिल्मों के नाम इस्तेमाल करके गाना बनाया जाए। लेकिन इसमें बस वही है जो ध्रुव घानेकर और प्यारे लाल यादव ने लिखा, विजय लाल साहब लोग ने जो मिलके, कि ये जो गाना है, जो फिल्में यूपी में हिट हुई हैं और उस पीरियड के पहले हिट हुई हैं, उन्हीं तक के नाम है। राजा हिंदुस्तानी उसमें एंड हो जाता है। आप हुकूमत, जवाब हम देंगे, राजा हिंदुस्तानी, जो उत्तर प्रदेश में जो फिल्में चलती थी, जैकी ऐलाने श्रॉफ, जंग। ऐलान जंग, हाँ, तो जो धर्म जी की फिल्में चलती थी इनके, हाँ, तो यूपी में चलने वाली फिल्मों के नाम इस्तेमाल करके, एक पीरियड तक के नाम इस्तेमाल करके, क्योंकि उस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सबने पढ़ी, ध्रुव ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, ध्रुव को मालूम है कि इस पीरियड तक जो है के ही नाम इस्तेमाल करना है, इस पीरियड के बाद की फिल्मों के नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, और वो रिसर्च जाता है उसमें, राइट। और वो रिसर्च जो हमसे ज्यादा उन लोगों का जिन्होंने लिखा है और जिन लोगों ने कंपोज किया है उनका है। राइट। नहीं सर, वो दिखती है आपकी फ़िल्म में। अच्छा मुझे ये बताइए कि निशांची में जो किरदारों के नाम हैं, अब मैं इस पर आना चाहता हूँ। अजीबो-गरीब किरदार के नाम हैं। विनीत भाई का किरदार आप लोग को पता चल गया होगा और देखा भी आपने होगा क्या ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। विनीत भाई के किरदार का नाम है ज़बरदस्त सिंह। हम्म, एक किरदार है उसका नाम है हवा हवाई। एक किरदार है उसका नाम है कमल अजीब। ये मतलब इसके पीछे की क्या कहानी है सर? ऐसे नाम होते हैं वहां पे ऐसे नाम होते हैं। कुछ नाम जो है इसलिए भी है क्योंकि आजकल बड़ा अजीब सा है कि आप बहुत सारे नाम जो है आपको चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि असली उस नाम का कोई भी व्यक्ति आज आज की डेट में सबको पता चल गया है
अगर कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर का नाम जो है रहता तो कोई भी आदमी कहीं भी केस कर देता आपके ऊपर। अभी वही था, अभी हम पुलिस ऑफिसर दिखा रहे हैं और पुलिस ऑफिसर का नाम रखना है, और क्या नाम रखे हैं और क्या सरनेम रखे हैं। आप अगर करप्ट पुलिस ऑफिसर को का हिंदू नाम दे तो प्रॉब्लम, मुसलमान नाम दे तो प्रॉब्लम। हाँ, तो हमने बीच का ही नाम अजीब, सरनेम अजीब रख दिया हमने। हम क्या बात, कुछ कर क्या सकते हैं। आज हम ऐसे ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ भी कुछ भी आपको करना हो तो आपको सोचना पड़ता है भाई कैसा नाम रखे इसका। और जबरदस्त सिंह नाम कहाँ से आया सर? जबरदस्त सिंह ऐसे ही हमने नाम रखा, बेटे का नाम वफादार सिंह है। डब्लू का नाम वफादार सिंह है, जबरदस्त सिंह है। कहते हैं कुछ लोगों को लगता है ऐसा, ऐसे नाम के लोग हैं। जबरदस्त नाम का एक आदमी है, जानता हूं मैं जिनको। और बबलू और टोनी भी एक रियल आदमी है, जिसका एक नाम बबलू एक नाम टोनी है। टोनी मंटेना? नहीं, टोनी। अच्छा, टोनी, हाँ। टोनी मंटेना तो हमने ऐसे हाँ, खिलवाड़ वो किया, मेरा उसका दोस्त है हाँ, हाँ। मंटेना, था हमारे पार्टनर, एक्स पार्टनर उनके नाम के साथ। बट मेरा मेरा एक्चुअली मेरे घर से एक पत्थर मारो उतनी दूर पे रहता है बबलू, जिसका दूसरा नाम टोनी है। ओह! तो इतना इतना रिंकू मेरा खुद का नाम। अच्छा, आपका नाम रिंकू है ना? और बबलू डब्लू नाम इसलिए है क्योंकि बहुत सिंपल होता है। हमारे घर में पहले ऐसे ही नाम होता है, मैं रिंकू, मेरा भाई मिंकू, मेरे मामा का लड़का पिंकू, उनका दूसरा बेटा टिंकू। इतनी क्रिएटिविटी हमारे नामों में नहीं होती है। बहुत सिंपल हो जाता है। अनिल, सुनील, अनिल, सुनील, संजीव, राजीव। वैसे ही हो जाता, पहले से ही नाम होते थे। राइट, 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 राइट। आज नहीं होते, आज लोग सोच सोच के रखते हैं कुछ हम्म। स्पेशल नाम, और नाम भी अगर सेम साउंड करे तो स्पेलिंग अलग हो जाती है। स्पेलिंग अलग हो जाती है। सर, सनी देओल साहब की एक फिल्म भी है जबरदस्त, हाँ बिल्कुल। वहां से कुछ प्रभावित है नाम? नहीं, वो तो मुझे अभी याद है, जबरदस्त मैंने देखी है जबरदस्त। नहीं, देखिए, उससे नाम नहीं प्रभावित है। ओके। सर, निशांची जब शुरू होती है ना, तो उसमें जो हमारे बबलू निशांची हैं वो एक डायलॉग बोलते हैं कि यार वो रजनीकांत को जानते हो, गिरफ्तार वाला। फिर वो बैंक लूटने के लिए अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि ज्यादा कोई शहंशाह बनने की कोशिश मत करना। करेक्ट। अब हमको बताइए कि रजनीकांत साहब की इतनी सारी फिल्में हैं, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार याद क्यों रहता है? वो क्योंकि रजनीकांत का एक शॉट है गिरफ्तार में, मरने से पहले जो सिगरेट का आखिरी कश लेता है, हाँ, और वो शॉट अंदर कुछ ऐसा घुस गया था कि जब मैंने साउथ में लियो फिल्म की थी, मैंने लोकेश कनगराज को बोला था मुझे वो शॉट करवा दे मुझसे। मैं 30 सेकंड के रोल के लिए गया था, सिर्फ जाऊं, गोली खाऊं और मरने से पहले एक बबलू होता। तो रजनीकांत मेरे लिए बहुत बड़ा हीरो था। जीत हमारी से लेके फलादी मुक्का, प्रेम प्रतिज्ञा। प्रेम प्रतिज्ञा, मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, वो तो मिथुन चक्रवर्ती, सॉरी। हाँ, ये सब यहाँ पे तो मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। नहीं सर, मैं ऐसे भी फौलादी आर्ग्यू नहीं कर मुक्का, सकता। हाँ, हम लोग रजनीकांत का आप बहुत बड़ा ये सब फिल्म भी देखे हैं, फौलादी मुक्का हाँ, वगैरह? सब देखा हूँ, सब सारी डब फिल्में देखा हूँ रजनीकांत की मैंने। मतलब ठीक है, रजनीकांत जितना मैं देखता, रजनीकांत की फिल्म को पता नहीं क्यों लोग रजनीकांत की डब फिल्म जब देखने जाते थे थिएटर में, तो वो बड़े थिएटर में नहीं लगती थी। अच्छा। वो एक छोटे थिएटर में कोने में लगती थी, जहाँ पे हर दीवार पे लोग पान की पीक थूकते थे, ऐसे जाते थे। तो समहाउ जो है ना, उसको उनको देखा ही अलग नजर से जाता था कि रजनीकांत की डब फिल्म देखने गया। ओके। अब बनारस छोटे शहर में जब बड़े हुए तो ऐसा ही हुआ है। तो बड़े थिएटर में अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगते थे या राजेश खन्ना की पिक्चर लगते थे। डब फिल्म रजनीकांत की लगती थी, हिट होने के बाद प्रतिबंध लगी थी बड़े थिएटर में, चिरंजीवी की, वेंकटेश की अनाड़ी लगी थी बड़े थिएटर में। हाँ, जब इन लोग की रजनीकांत की जब जीत हमारी आई थी तो बड़े थिएटर में लगी थी, क्योंकि डब्ड फिल्म नहीं थी वो। जब डब्ड फिल्म आती थी तो साइड के थिएटर में लगती थी, जगह भरने के लिए। और बताइए, उसमें पैन इंडिया टर्म नहीं था, जबकि रिलीज तो उस समय भी होती थी। पैन इंडिया टर्म था नहीं, पैन इंडिया की क्या बात करें, रोजा पैन इंडिया थी। हाँ, हाँ, बॉम्बे थी पैन बॉम्बे इंडिया। पैन इंडिया थी, प्रतिबंध पैन इंडिया थी। मतलब ये सब पैन इंडिया फिल्म ही थी। राइट, 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 राइट। कौन पैन इंडिया टर्म तो मतलब एक्सप्लॉइट होता है आजकल। तो सर, जब आप ये डब्ड फिल्म वगैरह रजनीकांत का आप देख रहे थे, आज मान लीजिए आपकी जो इमेज है बहुत ही इंटेलेक्चुअल और अलग लेवल के फिल्म मेकर की, मेरे को ये बताइए कि जब आप बनारस में बड़े हो रहे थे,
जब सनी देओल साहब की फिल्म, जैकी श्रॉफ की फिल्म, अनिल कपूर साहब की फिल्म आ रही थी, आप किस तरह का सिनेमा देख रहे थे? मैं सब देख रहा था। मैं फॉरेन फिल्म नहीं देख रहा था। हाँ। मैं हिंदी सिनेमा देख रहा था। मैं बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन का फैन था। हुँ, उसके बाद मैं अनिल कपूर का बहुत बड़ा फैन बना। हुँ। मैंने आवारगी-वारगी सब देखी उनकी। हाँ, बहुत दिली तमन्ना थी उनके साथ काम करने की। फाइनली एक ही वजह से एक ही में काम किया, बताओ। हाँ। एल्विन कालीचरण में भी करने वाले थे आप लोग? वो तो बहुत सारी चीजें करने वाले थे। नायक में किया हमने साथ में काम हाँ, उनके। डायलॉग लिखा था आपने ना? हाँ, हाँ। तो बट मैं उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था। फैन था इसलिए। बट वो फैन अभी भी हूँ। लेकिन वो फैंडम धीरे-धीरे चला। फिर आप स्कूल से कॉलेज में जाते हो। सिनेमा हॉल में मैं दिन में 3-4 फ़िल्में कई बार एक ही फ़िल्म 2-3 बार देख लेता था। हुँ। अंकल का सिनेमा हॉल था कहाँ बनारस में? बनारस में। ओह! घुस जाते थे लास्ट रो में सीट पे बैठ जाते थे। जैसे मुझे याद है मनोज कुमार ने फ़िल्म बनाई थी कलयुग की रामायण, अच्छा। जो आज की डेट में बनाना इम्पॉसिबल है। हुँ। मैंने 3 शो लगातार देखे थे। मतलब अच्छा लगता था इसीलिए या कोई काम नहीं था इसीलिए? मेरा कोई दोस्त नहीं था। अच्छा। मैं बहुत एकांत वाला आदमी रहा हूँ हमेशा हुँ, से। हुँ, हुँ। तो मेरे पास समय ज़्यादा रहा है। तो फ़िल्में देखना, किताबें पढ़ना या दुनिया घूमना, यही काम किया है। हुँ, तो समय बहुत है मेरे पास। ओके। तो मैं फ़िल्में देखूँगा, बैठ के किताब पढ़ूँगा, फेस्टिवल में जाऊँगा, पिक्चरें देखूँगा। हुँ। तो ये और पहले 2004 में तो पासपोर्ट बनाया। उससे पहले विदेश गए ही नहीं आप? 32 साल की उम्र में पहली बार गया था। ओह! 2004 में पासपोर्ट बना मेरा। उसके पहले विदेश ही नहीं गया। क्या विदेश तो रीज़न छोड़ रहा? दो। हाँ? क्या रीज़न रहा क्यों नहीं गए? अरे पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं समझी। 19 साल की उम्र से काम चालू कर दिया। इंडस्ट्री में काम करते रह गए। जब पहली फ़िल्म फेस्टिवल में गई तब पासपोर्ट बनवाया गया। भाई ब्लैक फ्राइडे फेस्टिवल में जा रही है, आपको जाना है। तो घूमने-वूमने के लिए नहीं जाते थे कि सत्ते आ गए, पैसा आ गया, चलो घूम के आ जाते हैं बाहर से? तो आपको किसने बोला पैसे आ जाते थे? पिक्चर से पैसे नहीं आते। हाँ। पिक्चर से पैसे नहीं आते। मेरे पैसे आते थे एक्टिंग से मिलते हैं, राइटिंग से मिलते हैं। डायरेक्ट करने से नहीं मिलते पैसे। अभी भी नहीं मिलता है? नहीं, अब नहीं, अभी थोड़ा समय चेंज हो गया। हुँ, पहले से बेहतर है। लेकिन मुक्काबाज तक ऐसे ही समय था। राइट। अच्छा सर आप कलयुग की रामायण की बात कर रहे थे, मनोज कुमार के हो गए। मिथुन चक्रवर्ती साहब की आपने कौन-कौन सी फ़िल्में देखी हैं बहुत मतलब? सारी देखिए, वतन के रखवाले, निशान जी के पोस्ट में सबसे ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है हमको वतन के रखवाले का। गैंग्स ऑफ वासेपुर में था कसम पैदा करने वाले सब की, पैदा करने वो वाले, हजरात-हजरात सीन पूरा हुआ। डिस्को डांसर। हाँ, नहीं, मैंने उनकी तो दामुल भी देखी है। दामुल एक प्रकाश झा साहब की भी हाँ, है। मिथुन चक्रवर्ती की भी दामुल है। प्रकाश झा साहब के दामुल में मिथुन चक्रवर्ती था। ओह! ये मेरा नॉलेज नहीं था मतलब ये पता नहीं था कि अच्छा मिथुन चक्रवर्ती उसमें है। ओह! तो वो दामुल ही है ना? गूगल करो। नहीं आई डोंट थिंक सो कि दामुल है। मृग्या, सॉरी, वही तो मृग्या। मृग्या। मिथुन चक्रवर्ती की मैंने मृग्या देखी, नेशनल अवार्ड जिनके जिसके लिए जिसके लिए मिला था। नेशनल अवार्ड मिला था उनको, मृग्या। मृग्या। और मिथुन चक्रवर्ती की मैंने वो भी फिल्म देखी जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ वो जूनियर आर्टिस्ट बने। एक फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जूनियर आर्टिस्ट अमिताभ बच्चन को तंग करने आया शराब पी के। वो कौन सी फिल्म थी? परवाना थी? कौन सी दोस्त, कुछ तो थी। अच्छा, बाद में तो अग्निपथ में भी साथ नहीं है। नहीं, वो तो बाद में एक्टर हो गए थे ना। जब जूनियर आर्टिस्ट थे तब की फिल्म देखी। मृग्या उनकी पहली थी, प्रकाश झा की दामुल थी। मैंने ये सारी फिल्में भी देखी हुई हैं। ये सब दूरदर्शन पे लेट नाइट आया करती थी। तो ये सब दूरदर्शन पे देखते थे आप? जब मैं मौका मिला ना, जब दूरदर्शन मिला तब दूरदर्शन पे चित्रहार वगैरह देखते थे आप? सब देखता था मैं। चित्रहार, रंगोली? हाँ, सब कुछ देखता था। जो आता था देखने को मिलता था, मैं अकेले बैठ के चुपचाप शांति से देख सकता हूँ। मुझे आज भी अगर सोना होता है, मैं सबसे अच्छी नींद मुझे थिएटर में आती है। हुँ। सिनेमा हॉल में आप लेटा दो मुझे, मैं सो जाऊंगा। अगर फिल्म फिल्म पसंद हो चाहे ना पसंद, उससे कोई लेना देना नहीं है। हुँ, हुँ। मैं फिल्म सुन के भी याद रहती है। हुँ। तो नींद भी सबसे अच्छी सिनेमा हॉल में आती है। सनी देओल की कौन-कौन सी फ़िल्म आपको अच्छी लगी उस वक़्त वहाँ में जब बहुत आपने अच्छा, देखा? बेताब ऑनवर्ड सब देखा है मैंने उनका ऑलमोस्ट। अर्जुन? अर्जुन वगैरह तो कमाल ही थी। डकैत? अर्जुन, डकैत, यतीम तो टॉप 3 है। हाँ। वो उनको साइड में हटा दो, है ना? अर्जुन, डकैत, यतीम, ये तो टॉप 3 में आते हैं मेरे। लेकिन क्या नहीं देखा? इम्तिहान वगैरह ये सब देखा है? सब देखा है मैंने। बहुत कुछ देखा है मैं। हाँ। ओके। वो बस वही है कि छोड़ता कुछ नहीं था मैं। हुँ, लेकिन अंग्रेजी सिनेमा, फॉरेन सिनेमा कॉलेज में चालू हुआ। हुँ। ओके, ये बहुत बाद में चालू हुआ। ओके। तो आपके कॉलेज का भी मैं ज़िक्र करूँगा लेकिन मैं वापस निशान जी पे आता हूँ सर। निशान जी बहुत मायनों में
आपके बाकी फ़िल्मों से अलग है और उसका एक मायना मैं अभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में पहली बार किसी भोजपुरी गाने को बजते हुए सुना है। मतलब भाई साहब ने मनन भारद्वाज से भोजपुरी गाना बनवा दिया। इसमें भोजपुरी की बहुत फ़ेमस सिंगर है कल्पना मैडम, उनसे आपने गाना गवाया। शिल्पी राज का गाना बज रहा है, अरविंद सिंह अकेला का गाना बज रहा है, हमार मिक्सी तोहार मिक्सी। ये कहाँ चले गए आप ये बताइए? अरे क्योंकि हमें पता है हमारे हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, सब नजर हाँ, रखते हैं। हमने तो अरिजीत सिंह ने भोजपुरी गाना गाया है अनुराग साकिया के लिए। राइट। हम सिंह सब लोग के हिसाब से होता था कि अरिजीत सिंह के लिए एक टाइप का गाना होना चाहिए जो अरिजीत सिंह से सब लोग गवाते हैं। डॉक्टर सागर ने लिखा है उसको। डॉक्टर साहब ने लिखा है। मैं कहा अरिजीत सिंह से क्यों गवाना एक टाइप का गाना जो सब एक एक टिपिकल अरिजीत सिंह सॉन्ग होता है, सबकी हर फिल्म में जो हिट सॉन्ग होता है। हुँ, मैं कहा उनके साथ कुछ नया क्यों नहीं कर सकते? और उनको भी मजा आया करने में, उनको इतना मजा आया करने में कि जब तक एकदम करेक्ट नहीं कर दिया उन्होंने, उन्होंने पता नहीं 100 टेक के आसपास किए होंगे, वो वही बता सकते हैं कितने टेक किए होंगे। और करके भेजते रहे जब तक कि खुश नहीं हो गए हम सब लोग कि मैं एकदम करेक्ट करके दूंगा। बिकॉज हो सकता है उनके लिए भी ऐसी चीज है कि हर आदमी जो है दुकान पे आता है ना सामान हुँ, खरीदने, जो उस दुकान का सामान बिकता है। मैंने कहा भाई मैं तो आदमी के पास जाता हूँ कि आपसे क्या ले सकता हूँ। हुँ, और इसलिए हम लोग की कास्टिंग भी उल्टी होती है। कून मिश्रा और जीशान अयूब, जो एक हमेशा कून मिश्रा एक अच्छा सभ्य सुशील आदमी, जीशान अयूब जो आदर्शवादी, दोनों की इमेज चेंज करो एंटी कास्टिंग करो। दोनों उनको भी कितना मजा आया राइट, खराब रोल करने में। कुमुद राइट। ने तो खुद सजेस्ट किया मुझसे क्यों नहीं करवाते ऐसे काम। तो मैं कहा आप करोगे? तो हाँ क्यों नहीं करूंगा, शौक से करूंगा। हुँ, और उनका देखने का तरीका ही अलग था, उनका भी तो वही था। बोलते ये मतलब है, आप इसको विलेन बोल सकते हो लेकिन क्या असीम प्यार है इसका। सही बात है। मौका परस्त हमको ज़्यादा लगा वो कैरेक्टर। मौका परस्त है हाँ, लेकिन उसका प्यार कितना। सही बात है। मतलब वो चाचा जैसा वही बोले ना, बोलता भी गोर नहीं छुओगे, मतलब जो होता है क्या ये संस्कार भूल गए तुम? पैर छुओ। हाँ, गौर वो भी दिखता है। अच्छा सर, इसमें जो नायिका है रिंकू, हम्म, तो रिंकू एक ऐसी लड़की का किरदार है जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। अब जो बिहार, यूपी से आते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं, तो वो ये वाला कल्चर जानते हैं कि जहाँ पे शादी हो, मतलब कुछ भी हो तो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है। हम्म। अब बचपन में हम लोग को अलाउड नहीं था ऑर्केस्ट्रा देखना, ये। लौंडा नाच देखना लोड नहीं था। हाँ, लौंडा नाच और ये सब। हाँ हम लोग ने एक ऑर्केस्ट्रा होता था, हुँ, एक जहाँ पे फैमिलीज जाते थे। अच्छा। वो कानपुर का बैंड था हिलियंस। हुँ, हाँ वहाँ पे उनके लोग थे जो जो रफ़ी साहब के भी गाने गाते थे और किशोर कुमार के भी गाते थे और डांस भी होता था, सब कुछ होता था। जो सब है ऑर्केस्ट्रा जो होता है ना हाँ। हिलियंस। हमने भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, हमने ब्रिलियंस बनाया। ठीक है तो वो राइट। होता था, तो मैंने बचपन में देखा है हमारे न्यू ईयर्स पे, नए साल पे या किसी ऐसे अवसर पर जिसमें पूरी कॉलोनी बैठ के देख सके परिवार के साथ, वैसा होता था। ये जिस ऑर्केस्ट्रा की आप बात कर रहे हैं ये प्राइवेट शादियों में या प्राइवेट चीजों में हो, यहाँ इवेंट्स पे में हो। नग्नता और बहुत तरह की हाँ अश्लीलता हाँ होती है। अश्लीलता होती है। हुँ, तो हमने रंगीली रिंकू को बीच का रखा, हमने कहा वो पीरियड जो है ना जब वो डांस करती है 2005-6 में, उस समय तक ये बंद कमरे वाला जो है ना वो अश्लीलता आई नहीं थी आई तब तक। हुँ, राइट। ये जो आज जो चल रहा है हुँ, वो बंद कमरे में जो होता है वो तब तक 2006 तक नहीं आया था, ये बाद में आया। हुँ, हुँ, हुँ। तब तक जो है फिर भी मेरा इंस्पिरेशन तो सपना चौधरी रही है। हाँ, सपना चौधरी, राइट, राइट, राइट। तो मेरा इंस्पिरेशन तो सपना चौधरी रही थी और था कि उनके साथ वैसा कुछ एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जो है वो क्योंकि हमने वो देखे हैं। हुँ, और उसमें भी आदमी नीचे ही होता है और स्टेज बहुत ऊपर होता है, राइट। ताकि कौन पता क्या पता किस तरह का हाँ, आदमी आ जाए सब वहां तरह पे। के होते हैं ना, पीयू के आ हाँ जाते हैं और सब। स्टेज पे बॉडीगार्ड्स भी होते थे। हुँ। तो वो समय भी देखा है। उसके बाद अश्लीलता आई है और नग्नता आई है। नहीं, इसीलिए मैं आपको सर ऑफ कैमरा भी बोल रहा था ना कि इस फ़िल्म में मतलब ऐसा लग रहा है कि आप आउट एंड आउट गए हैं। हम्म, मतलब इंग्लिश का क्या शब्द बोला जाता है? अनअपोलोजेटिकली हाँ अनहिंज्ड। अनहिंज्ड, कि हाँ मतलब आपको है कि मतलब जो भी ये भोजपुरी है तो भोजपुरी है, वो बनावटी, क्योंकि देखिए हम नाम नहीं लेंगे सीरीज़ का, बहुत सारा सीरीज़ आया है बिहार यूपी में, या- जो इतना फेक लगता है ना यार, ये सारा ऐसा नहीं या- होता है। नहीं लोग जिए नहीं है ना। जी नहीं है, राइट। नहीं मेरा वहां से भी आया था जब जब 2-3 लोग आके मेरे को ऐसी ऐसी सीरीज के लिए कॉम्प्लीमेंट देते थे हाँ, कि सर वो आपकी सीरीज क्या कमाल की थी। मैंने कहा मैंने तो बनाई नहीं। हुँ, जस्ट बिकॉज उसमें गाली गलौज है और जस्ट बिकॉज उसमें ये है तो उनको लगता है मैंने बनाई है।
और उस पर भी गुस्सा आता था कि वासेपुर तो हमने बड़ी ऑथेंटिक फिल्म बनाई थी समय के हिसाब से, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया लोगों की जैसे गालियों का आविष्कार मैंने ही किया हो। जैसे वासेपुर के पहले लोग गालियां देते ही नहीं थे, उससे पहले और गालियों और बोला ही गालियां नहीं। और गालियां जो है हमारे यहाँ गालियों की तरह दी नहीं जाती। आदमी जब गाली गुस्से में देता है ना तो वो गुस्से वाला होता है। वो तो साला भी हाँ हाँ बुरा लगने लगता हाँ, है। बुरा लगने लगता है। लेकिन गालियों का मतलब अलग था हमारे यहाँ जमाना में। खास करके बनारस में तो अलग है, उस पे किताबें लिखी हुई और किताब है सारी क्या, चीजें। हमारा होली पे वही तो। कवि सम्मेलन होता था इतना अच्छा हाँ। अस्सी घाट पे, जो बंद हो गया अब। राइट, लोगों को अगर नहीं है तो जाके बहुत अच्छी किताब है काशी का 80। काजी का उसमें साथ तो ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है कि मतलब अभी अगर उस पे मतलब कोई बात सनी करे फिल्म तो बनाई है डॉक्टर प्रकाश मोहल्ला द्विवेदी, 80 मोहल्ला अस्सी करके। बैन भी हो गई थी, इसलिए चल मतलब हाँ मोहल्ला आई भी अस्सी। नहीं वो। हाँ हाँ राइट। सनी देओल के साथ। हाँ, ये तो लगता है कि आप पे ये थोड़ा वो लगने लगता है कि गालियों का जो प्रचलन है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ही आया, जैसे उससे पहले गाली, उससे पहले ये था ही नहीं, है ही उससे नहीं पहले ये दुनिया। था ही नहीं, ये सब सारी और चीजें। और बहुत गाली तो ना होती है यार, उसके बोलने के 50,000 तरीके होते हैं। हमारे वासेपुर में ना मनोज मनोज वाजपेयी बोलता है ना उसको पहलवान, क्या पहलवान अड्डू। क्या बोल रहे हो, इरिटेशन, मक्खी मार रहे हो जैसे आप राइट। मक्खी झाड़ रहे हो वैसे होता है। हर हर चीज का मतलब, गाली का मतलब गाली क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता दे आज तक। वो शब्द मुझे डिक्शनरी में दिखा दे उसका मतलब क्या होता है। राइट। मतलब लोग लोग कुछ भी खामखा लेके बैठ जाते हैं, किसी को पता नहीं कल्चर क्या है, हिंदी क्या है, दुनिया क्या है, देखी है नहीं किसी ने। और सब जो है और खासतौर पे आजकल तो सब यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम और फोन और इंटरनेट आने के बाद दुनिया ही बदल गई, उनको पता ही नहीं दुनिया क्या रही है। राइट। नहीं, इसीलिए देखिए क्या है सर कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत अच्छा बात बोले सर कि जब गुस्से में दी जाती है ना, क्या रीजन है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में किरदार जब गाली देता है तो उसपे लोगों को हंसी आ जाती है, करेक्ट गुस्सा आना चाहिए ना, करेक्ट क्योंकि वो जिस लहजे में बोली जाती है ना, करेक्ट। हम लोगों के बिहार में भी बोला जाता है कि मतलब बाप अपने बेटे को गाली देता है, वो सेंस हमारे यहाँ होता है, हाँ कि मतलब हमारे यहाँ होता है, माँ बाप एक दूसरे को गाली देते हैं, माँ बाप सब लोग बाप बेटे एक दूसरे को गाली देते हैं। वही वही वही। और वो मैं तो समझा समझा के थक जाता हूँ लोगों को। हम्म, मैं तो मेरे तो सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जैसे अभी यूट्यूब पे नया रूल आ गया है कि आप कुछ शब्द आ गए, यूट्यूब में शब्दों की लिस्ट आ गई है कि आप ये अगर ये सब शब्द इस्तेमाल किए तो आप का वीडियो प्रमोट नहीं होगा, हाँ मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। हाँ, अब उसमें एक शब्द है जो शरीर का एक अंग है। हाँ हाँ, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता नहीं, हम लोग बोलेंगे सर, तो बहुत बोल दिए, वही एडिटर है सर, उसको बीप करना होगा वो एडिटर भी है। है। हाँ, तो क्या है ना, एक शब्द है हाँ जो जो हमारे बप्पी दा जब अपने सिंगर को तारीफ करते तो बोलते थे यार कितना सुंदर गान है तुम्हारा। हाँ, तो दैट्स द कश्यप स्टाइल। बप्पी दा से ही बोलते थे। अब उसमें वैसा ही एक शब्द भी है हाँ तो वो भी लिस्ट में है। अब क्या मैं कहा कि यार शरीर का अंग है, क्या बोलोगे उसको, एक शब्द दे दो मेरे को उसके लिए, नितंब बोलो। वो समझेगा ही नहीं किसी को। समझेगा ही नहीं किसी को। मतलब तुम ये नहीं समझ में नितंब तो कहाँ समझोगे तुम। सही बात है, अगर कोई बोलेगा कि मैं तुम्हारा नितंब फाड़ना चाहता हूँ। हाँ, क्या बोलोगे तुम। मुझे मुझे राइट। तो याद है कि जब बचपन में था नितंब शब्द का इस्तेमाल किया था किसी एक जोक में तो उस पर थप्पड़ पड़ गया था। आपको? हाँ बचपन में, क्योंकि तब बोला जाता था ये सब शब्द। ओके। वो मतलब मेरे को जोक याद, जोक अभी भी याद है। हाँ बताइए बताइए सर। जोक ये था, हाँ, बेटा जो है रात भर गायब रहता है और बाप पूछता कहाँ गए, बेटा बोलता काम पे गए। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो जाता, फिर सुबह आता है, कहाँ पे गए थे, काम पे गए थे। तो बाप जोर से लात मारता है नितंबों पे, तो बोलता पिताजी धंधे पे लात के मार। अरे तो मैंने जोक पे नितंबों पे लात मारी, तो मैंने सवाल में जोक पढ़ा, मेरे को समझ में आया नहीं जोक, तो मैंने पूछ लिया इसका मतलब क्या है, उस पर थप्पड़ पड़ गया। खुराफाती आदमी आप रहे हैं ना, मतलब आप बोलते हैं क्या पूरा ज्यादा फायदे नहीं, क्यूरियस आदमी हूँ। क्यूरियस रहे आप। हाँ मेरे को हर चीज का मतलब जानना होता है ना, हर चीज शब्द का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, ये क्या है, हाँ। तो वो सब होता था मेरा। ओके। मम्मी पापा सब किस तरह का सवाल पूछते थे? कुछ नहीं, मैं तो
एकांत में रहता था, मैं मम्मी पढ़ता पापा था। से भी? हाँ, मैं पढ़ता था। हम्म, हम लोगों का समय अलग था ना, हम लोगों का समय वो जो समय था जब आप इस तरह के सवाल नहीं पूछते थे। हम्म, आप सवाल ही नहीं पूछते थे यूपी में। अगर आप यूपी में पैदा हुए हो तो आप माँ बाप से सवाल नहीं पूछते थे। हम्म, वो एक अलग जमाना था। आप उस समय जो है, आप घर में किताबें मिली, आपने पढ़ना चालू कर दी, बल्कि आप छुपा के रखते थे, किसी को पता न चले कि पढ़ रहे हैं आप। तो हम लोग किताबें पढ़ते थे, हम लोग सब करते। मम्मी पापा से ज्यादा सवाल ये पूछते थे कि आ, हम लोग की स्कूल बैग कहाँ है। हम्म। हाँ, उस पे भी पड़ जाते थे कि तुम्हारा स्कूल बैग तुमको नहीं मालूम कहाँ है। ये तो रिलेटेबल है। या किताब कहाँ पर रखा किताब हुआ है। पे रखा हुआ है। हाँ। हाँ, या कोई चीज अगर हमने यहाँ रखी और गायब होगी तो बोले हमने यहाँ एक कलम रखा था, कहाँ चला गया। ये सवाल आप पूछ सकते थे, हम्म। बाकी सवाल नहीं करते थे। आप जाते थे सुबह स्कूल, लौट के आते थे, खेलने जाते थे, पिताजी के घर आने से पहले आप घर लौट आते थे। कितने बजे लौट आते थे आप सब घर? पिताजी 6 बजे घर पहुंच गए, 6 बजे आपको घर वापस। 7-8 तक तो सो जाते थे। अब जब फिर टीवी आया बाद में, हम्म, टीवी आया तो 8 बजे चित्रहार चालू हो गया। हम्म। फिर 9 बजे की न्यूज देखी, सो गए। न्यूज भी हम नहीं देखते थे, हम लोग देखने नहीं दी जाती थी। चित्रहार के बाद सो जाओ। हम लोग को उसमें उठना भी तो 5, पौने 5, मतलब 5, पौने 6 बजे उठना पड़ता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है ना। उस 5 बजे उठना पड़ता था, पीटी करनी पड़ती थी, सब हाँ। कुछ होता है। अरे सब कुछ, वो सब जमाना हमारा गया। आप लोग वो सब सुने थे कि नहीं, मतलब विद्यार्थी पांच लक्षणम, कागचेष्टा सब बकोध्यानम, कुछ हुआ है, कुछ। अल्पहारी स्वान निद्रा। हम लोग को तो सुबह सुबह उठाया जाता था। हमारे यहाँ वेकअप टाइम, जब हॉस्टल में गया वहां पे भी वेकअप टाइम होता था हम्म, और स्लीपिंग टाइम होता था। आप जो है वो लिटरली, वो जो एक याद है ऐड आता था, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत शरारत करता करता था, था। मेरी चोरी पकड़ी जाती। क्या चोरी क्या थी वो? चद्दर के अंदर टॉर्च लाइट में कुछ पड़ रहा है। तो एक समय होता था, और वो ऐड था ट्यूबलाइट का और बल्ब का। हम्म, कि वो जमाना वो था कि ट्यूबलाइट बल्ब नई नई चीजें आ रही थी। तो आप 7-8 तक सो जाते थे, 5 बजे, 5:30, 6 तक तो खाना खा लेते थे आप। हम्म, जमाना बहुत अलग था। हम्म। तो ऐसे जमाने में हम लोग बड़े हुए हैं। तो सर ये बताइए कि गोरखपुर में जन्मे और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में बड़े हुए छोटे अनुराग कश्यप को जब अचानक एक दिन उनके पिता डिसाइड करते हैं कि इसको ग्वालियर के एकदम हाई-फाई वाले स्कूल में भेजेंगे, तो जो अभी अनुराग कश्यप इतने विरोध मतलब कि क्रांतिकारी हैं, अगर वो आपने नहीं क्या भेजे विचार? होते ना मेरे हुँ, को, हुँ, तो मैं होता बनारस में झंडा उठा के कर हुँ। रहा होता कुछ कांड। कुछ कांड कर रहे होते हैं। कुछ वही कर रहा होता, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता अजीब वो गरीब। मैं तो मैं कभी कोई मुझे जब बोलता है ना, और स्पेशली खास तौर पे जब घर वाले बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों कह देते हो, ऐसा क्यों बोल देते हो, मतलब पढ़ाई लिखाई क्यों आप हमको हुँ। बेचते नहीं, एजुकेशन देते ही नहीं, आंखें खुलती ही नहीं। मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि आपके पापा मतलब इतने अमीर आदमी तो नहीं थे कि बेटे को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वो तो पर उधार मांग, अच्छा। लेकिन उस समय इतने महंगे स्कूल भी नहीं होते थे। हाँ। पिताजी ने उधार मांग के भेजा तो वो अपने सर पे अपने आप में बोझ होता है। जब आपको मालूम है आपके पिताजी के घर में टीवी नहीं है, कार नहीं है, लेकिन आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हो, क्योंकि उनके दिमाग में है कि ये लड़का आगे चल के प्रोडिजी बनेगा। वो जनरेशन वाइज था ना। दादाजी गांव के स्कूल में प्राध्यापक थे। ओह! उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। वो नंगे पांव जाते थे शहर, वो किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा। पिताजी फिर बीएचयू गए, आईआईटी गए। उनका था मैं अपने बच्चे को अपने से ज्यादा पढ़ाऊं। आपके पापा आईआईटीएन हैं? हाँ। ओह भाई साहब! तो तब हम प्रेशर अब समझ सकते हैं। तो फिर जो है, हुँ, उनके लिए होता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा पढ़े। प्लस उनको पहले से मालूम था, वो किसी ने बोल दिया था, ये बड़ा दादाजी ने मेरे उनको बोला था कि ये मेरी आंखें बड़ी बड़ी है ना, मेरी आधी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग मुझे गंजेड़ी नचेड़ी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब ये मैं, मेरी गलती थोड़ी ना मैं इन आंखों के साथ पैदा हुआ हूँ। हाँ। तो मेरी आंखें देख के मेरे दादाजी ने शायद उनको बोल दिया कि फिलोसफर बनेगा बहुत बड़ा। तो उनको लगा कि इसको बनाना चाहिए कुछ पढ़ने के लिए। तो फिर बहुत जल्दी पढ़ाई हुई। तो हर क्लास में मैं सबसे छोटा था, और क्योंकि मैं सबसे छोटा था अपनी क्लास में, तो बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, सबसे छोटे बच्चे को ही धक्का मारते हैं। हुँ, जब छोटे बच्चे किसी को तंग करते हैं तो छोटे बच्चे को धक्का मारते हैं, उसकी शर्ट पे इंक फेंकते हैं,
उसके साथ ही होता है ना ये सारी चीजें। आपके साथ बुलिंग हुई सर? बहुत ज्यादा। उस बुलिंग की वजह से मैं एकांत में चला गया। स्कूल में कौन सी जगह जहाँ कोई बच्चा नहीं जाता। लाइब्रेरी, वहाँ बैठे रहते थे आप? लाइब्रेरी में बैठा रहता था, सारी किताबें पढ़ता रहता था, वहीं रहता था, क्योंकि वहीं मैं सेफ था। एस्केप आपका वही था? एस्केप वही था, इसलिए मैं लाइब्रेरी में अभी भी रहता हूँ। आज तक मेरा साइकोलॉजी, अगर इसका साइकोलॉजिकली पढ़ोगे तो मेरा पूरा घर लाइब्रेरी है। अच्छा सर, आपके स्कूल की बात हो रही है। मुझे ये बताइए कि आप जिस परिवेश से आए थे और वहाँ इतना हाई-फाई, वहाँ के जो बच्चे होंगे वो भी वो वही अमीरों कॉम्प्लेक्स के पैदा बच्चे हैं। करता है आपके अंदर, आपके क्योंकि मैं अंदर हुआ हिंदी था? भाषी था। हुँ, मैं बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में हिंदी भाषी था। तो ऑब्वियसली हिंदी में तो था ही, लेकिन हिंदी भाषी होने की वजह से भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहाँ सब लोग, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आपकी इंग्लिश का भी मजाक उड़ता है। एक वो भी कारण था। आपको दिक्कत होती थी इंग्लिश बोलने में? मुझे दिक्कत होती थी इंग्लिश, मतलब उस तरह का एक्सेंट में हंसते थे ना लोग, हाँ, तो प्रॉब्लम वहां नहीं जो होती हम थी। लोगों का आ जाता है बीच आ यूपी जाता वालों बीच का। बीच में। हाँ। तो उससे भी दूर भागता था। और एक दूसरी चीज थी, मैं लिखता भी था, लेकिन मैं लिखता ऐसी चीजें था जो छपती नहीं थी। तो हिंदी भाषी हूँ, और हिंदी की स्कूल की मैगजीन में मेरी कहानी नहीं छपती थी, क्योंकि हर कहानी पे मेरे को प्रिंसिपल से बुलावा आ जाता था, तुम ऐसी कहानी कैसे, कहाँ से सोचते हो। हुँ, वो डार्क होती थी। बेसिकली बुलिंग के अराउंड होती थी, आ, या अबैंडनमेंट के अराउंड होती थी, ऐसे कुछ होता था, वैसे कैरेक्टर्स होते थे। तो अपनी कहानियां वो छुपा राइटर जो होता है ना, अपनी कहानी लिख के अपने पास ही रखता है, वैसा हो गया था मैं। हुँ। सर आप पिछली बार हम लोग मिले थे सर, तो आप बता रहे थे कि जब छुट्टियाँ होती थी या जो ड्रेस होता था, वो ड्रेस भी आपके पास। छुट्टियां जो होती थी तो बाकी लड़के जो है कलर्ड क्लोथ पहनना है, हमारे स्कूल में कलर्ड क्लोथ पहनना अलाउड होता था। हुँ, छुट्टी के दिन, अगर होली का फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल है, आप घर के कपड़े पहन सकते हो, बाकी टाइम आप थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता था। ठीक है। स्कूल जाने का यूनिफॉर्म होता था, खेलने का यूनिफॉर्म होता था, सोने का यूनिफॉर्म, सब कुछ होता था। ठीक है। लेकिन छुट्टी के दिन आप फ्री होते थे। लेकिन अब पिताजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और दो तीन जोड़ी कपड़े ही होते थे बस। हुँ, और मैं उस दिन जो है ना, पता चलता था आप में और बाकी में फर्क क्या है। जब सारे बच्चे कलर क्लोथ्स पहने हैं, घर के कपड़े पहने हैं, और आप स्कूल यूनिफॉर्म में हो, हुँ। तो आप अपने आप सेग्रीगेट हो जाते हो। तो छोटी छोटी चीजें, तो ये सारी चीजें क्या होता है ना, आपके मन में रहती हैं, तो क्योंकि आपके मन में रहती हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड आई थिंक मेरा शायद प्रॉब्लम अथॉरिटी के साथ, या पावर के साथ, या कोई भी आदमी जो उस पोजीशन में है, जो आपसे ऊपर है, और आपको दबाए या कोशिश करे या वैसे देखे, उससे दिक्कत होने लगी। तो कॉलेज में आते ही मैंने सबसे पहले काम किया, मैंने कहा क्या जिम ज्वाइन किया और हॉकी खेलना चालू किया, ताकि हॉकी स्टिक हाथ में रहे और जिम ज्वाइन करो, ताकि दबू ना। मेरा एक स्कूल में बहुत अजीब सा नाम था, बीकेडी। ये क्या होता है? अपनी क्लास में सबसे छोटा था ना, हुँ, तो अपने से 1 साल जूनियर, 2 साल जूनियर बच्चों के साथ ज्यादा रहता था। हुँ। तो बीकेडी का मतलब था बच्चों का दादा। ये सब यूज नहीं किया, कभी करूंगा किसी फिल्म में। बच्चों का दादा ना? हाँ। ओके। सर आपका जो एक जूते का ऑब्सेशन है, ये भी उसकी सीडिंग स्कूल में ही हुई हाँ, थी? वही एक जोड़ी बाटा जूते में स्कूल में निकाला। तो जिस दिन जूते खरीदना शुरू कर पाया, खरीदना चालू किया, फिर मेरे पिताजी भी मेरे साइज सेम है, वो भी मेरे जूते लेके चले जाते हैं कई बार। तो ये सब, हर चीज की सीडिंग बचपन में ही हो होती है। जाती है ना? हुँ। आपके पिताजी, जैसा आपने बताया सर कि वो आईआईटीएन हैं, तो मैथ्स-वैथ्स तो उनको बहुत अच्छा रहा होगा। कभी बैठ के पढ़ाए-वढ़ाए वो आपको? मेरे पिताजी का मैथ्स इतना अच्छा था, मेरे हाँ। दादाजी का मैथ्स इतना अच्छा था, मेरे ताऊ जी का मैथ्स और भी अच्छा था, मेरे भाई का भी मैथ्स बहुत अच्छा था। और इतना ज्यादा मैथ्स मैथ्स था कि मैं जानबूझ के हर वो चीज चुनता था जो जिसमें पिताजी एक्सपर्ट नहीं थे। इसलिए मैं बायोलॉजी चुना, मैं जूलॉजी चुना, बायोलॉजी चुना। मैं दूर भागता था। हुँ। कभी नहीं हुआ कि संडे को बुलाया कि आओ अनुराग तुम्हारा आज। है वो चेस खेले एक दो बार, हाँ। कभी हुआ। वो मैथ्स के पढ़ते थे, देखते थे, उनको चाहिए कि सब सब सी मैथमेटिक्स पे बहुत जोर दिया जाता था उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, नौकरी में बहुत जोर होता था। हुँ, इस तरह के सब्जेक्ट्स, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, यही ऑप्शंस थे ना।
और क्या ऑप्शन था, फिल्म लाइन में आना मतलब। वकील वगैरह तब कूल हो पाया था आप लोगों के समय? अच्छा, ये सब कुछ नहीं था। गुलाल में आपने देखा ना, उसमें डायलॉग है, जो हम्म। कुछ नहीं कर पाता वो वकील बनने चला जाता है। ये वो मेरे बचपन का होता है, अच्छा। वो उस समय का डायलॉग है। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं था, कूल आई एम नया नया चालू हुआ था, लेकिन लगता था कुछ आई एम कुछ हाई फाई सा, जैसे अमेरिका पढ़ने चला गया कोई, वैसा होता था। ओके। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी कुछ देर पहले आपने कॉलेज के दिनों की बात की थी, मैं आपके कॉलेज के दिनों में जाता हूँ। मुझे पता चला कि जब डीयू में आप गए तो पढ़ाई कम और ये मतलब कि लफुआगिरी ज़्यादा वहाँ चल रहा था, बकैती करेक्ट, चलता और था। ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे हुआ। नहीं नहीं, हाँ। जो स्कूल तक पढ़ाई होती थी, हुँ। स्कूल में बहुत डिसिप्लिन होता था और बुलिंग होती थी। जो चीज मेरे साथ उस समय तक गुजरी है ना, 15 साल की उम्र तक, वो मैं नहीं चाहता था मेरे साथ और हो। ओके। तो मैं हर वो चीज जो नहीं कर पाया था वो किया। जैसे? मैं स्पोर्ट्समैन, मैं हॉकी खेलने लगा, हुँ। मैं जिम जाने लग गया, मैं लफुआगिरी करने लग गया। और बीच मैं मांग काहे रखने लगे थे? हाँ, बीच मांग काहे रखते थे? बीच मांग रखा था मैं शुरू शुरू में, नया नया जब गया था। क्यों? पहली बार मैंने लड़की देखी थी, जब स्कूल मुझे लगता था शायद यही फैशन है, क्योंकि उस समय कोई हीरो रहा होगा जिसके बीच में मांग होती थी, उसे याद नहीं मुझे। आई थिंक उसमें नए नए ऐसे ऐसे वाले हीरो थे ना, जिनके बीच में से मांग होती थी, और ऐसे ऐसे राहुल राय, आशिकी। पता नहीं, याद नहीं हाँ। मुझे, ये वो तो भूल गया मैं। एडिडास का सेकंड हैंड, थर्ड हैंड जूता पहन रहे हैं आप। वो भी मैंने पहले तो मेरे को पहले नकली वाला खरीद लिया था, मेरे को 200 में एडिडास कैसे मिल गया पता नहीं चला, बाद में पता चला ये पालिका बाजार में नकली वाले मिलते हैं, वो फट गया 2 दिन में। हाँ। फिर किसी का असली वाला जो है सेकंड थर्ड हैंड खरीदा मैंने। हुँ। नहीं, वो सब वही था, कुछ नहीं, वांटिंग टू बिलोंग। हुँ। एक होता है ना, एक अंदर से आपको अंदर होता है कि आप भी बिलोंग करना चाहते हो। फिर वो एक पॉइंट छूट गया कि मेरा एक बहुत बहुत एक आदमी है, इसका काफी श्रेय जाता है मेरी लाइफ में। मेरा एक दोस्त क्लासमेट था, अमित सिन्हा, उनका एक भाई था सुनित सिन्हा, छोटा, हुँ। दूसरे कॉलेज में था। वो बहुत कल्चरल था, कल्चरली माइंडेड था, वो थिएटर करता था। वो मुझे जननाट्य मंच लेके गया, जहाँ से मेरी जर्नी अलग चेंज हुई है। हुँ। सर, दोस्तों की बात हो रही है, आपके एक दोस्त हैं इम्तियाज़ अली साहब। हाँ, मैंने ऐसा सुना, मतलब पिछली बार आपने मुझे कहा कि अगर तुम इम्तियाज़ अली के साथ मीट खाने बैठते हो, तो तुमको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा मतलब कथन आपने कहा सर? यार इम्तियाज अली जो है ना, वो सिर्फ मटन ही खाता है, वो चावल रोटी कुछ नहीं खाता। और अगर वो पहला आदमी उसके हाथ में कलछुल दे दो, कलछुल। कितना दिन बाद हम सुन क्या रहे हैं। हाँ। अभी हाँ, क्या, कलछुल हम समझ गए सर। और हमारे सर्विंग स्पून दे दो, हाँ, वही। हाँ, उसके हाथ में कलछुल दे दो, हाँ, और भगोना उसके सामने पड़ा हो ना, हाँ। तो सारे अच्छे पीस वो ले जाएगा। उसके बाद अगर आप पहुंचे, आपको हड्डी मिलेगी और खराब पीस। तो लास्ट टाइम कब आप लोग बैठ के खाए हैं मीट भात? अभी मालूम नहीं, अभी वो अपनी फिल्म में लगा हुआ है, हुँ। बैठ के खाएंगे हम लोग किसी दिन। आप लोग फ़िल्म वगैरह की बात तो नहीं करते होंगे? कैसे करें जब वो या तो वही फिल्म बना सकता है या मैं बना सकता हूँ, हमने आपकी पूरी टीम उधर चली गई है? हमारे, हाँ, हम लोग एक साथ फिल्म बना ही नहीं सकते हैं। सिल्वेस्टर उसकी फिल्म शूट कर रहा है, आरती उसकी फिल्म एडिट कर रही है, एड्रियन उसकी फिल्म में फर्स्ट एड ही है। हुँ। जब तक ये तीनों खाली नहीं होंगे, मेरा काम शुरू नहीं होगा। हुँ। हम लोग एक टाइम पे, हमने शायद एक ही बार फिल्म बनाई थी, हमारी टीम सेपरेट सेपरेट थी। उसने बनाई थी जब वी मेट, और मैंने बनाई थी नो स्मोकिंग। हमारी टीम अलग अलग, लेकिन अभी क्या नहीं, ऑलमोस्ट हम लोग के लोग ओवरलैप करते हैं। हुँ। ओके। अच्छा सर, ये हमने निशांशी की बात कर ली, हमने आपके बचपन जवानी के दिनों की बात कर ली। अब मैं थोड़ा डायरेक्शन उस दिशा में लेके जाता हूँ। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपका खतरनाक लेवल वाला फ़ैन हूँ। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ है तो मैं आपको एक याद दिला दूँ कि आपकी एक फ़िल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उस समय मैं कॉलेज में था और उसका मैंने एक स्पूफ़ बनाया था, गैंग्स ऑफ बेरोज़गार। हाँ मालूम है, याद है, मुझे बताया था हमने, करेक्ट, देखा आपने देखा भी है मैंने। हाँ, तो मतलब इतना इन्फ्लुएंस आपका रहा है, तो अब इसी नाते मुझे पूरा हक है कि मैं अपने पसंदीदा फ़िल्म निर्देशक से कुछ ऐसे सवाल भी पूछूँ, जो शायद चुभे, लेकिन वो मेरे सवाल नहीं है, वो आपके बहुत सारे जो फैन्स हैं, उनके सवाल होंगे, ठीक है? मेरे को ब्लंटली ये पूछना है कि जब मेरा कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर बना सकता है, जब वो निशांची बना सकता है, जब वो मुक्काबाज बना सकता है, तो फिर वो दोबारा क्यों बनाता है? वो चोक क्यों बनाता है? वो ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत क्यों बनाता है? मैं क्योंकि क्योंकि उनमें भी उतना ही विश्वास रखता हूँ, ऐसा नहीं है।
चोक्ड में भी मेरे लिए सी फिल्म फिल्म जो बनाना चाहते हो पूरी तरह से वो ना बन पाए, उसमें चूक हो सकती है। दोबारा में कोई चूक नहीं, दोबारा कॉन्शियस डिसीजन था, रीमेक मालूम है बना रहे हैं। वो सब्जेक्ट मैं एक्सप्लोर करना चाहता था खुद के लिए। मैंने कभी टाइम ट्रैवल। ट्रैवल वाले कुछ किया नहीं। मैंने कहा मैं कभी ट्राई करके देखता हूँ। वैसा है। ऑलमोस्ट प्यार बहुत ही अलग फिल्म थी उसका वो, लाइन बड़ा अच्छा लगा, मोहब्बत से ही क्रांति आएगी। बट वही फिल्म का बेसिक पॉइंट था। मेरी कहानी एक कहानी कश्मीर की थी, हाँ, और एक कहानी बम्बई की थी। उसका बाहर से इधर से कोई लेना देना नहीं था। तो जब समय आया, पहली बात तो वो कहानी नहीं कह पाया, दूसरा क्योंकि कुछ चंक हमारे शूट हो रहे थे और मैं किसी कारणवश उस समय इंडिया छोड़ के चला गया था। बहुत दिक्कतें थी मुझे, तो यहाँ का हिस्सा शूट ही नहीं कर पाया कोविड की वजह से। फिर बाद में प्रोड्यूसर भी चला गया, फिर सब कुछ बेच बाच करके हमने किसी तरह फिल्म खत्म की, क्योंकि 2 नए लोग इन्वॉल्व थे। हम्म। चोक्ड इज अ फिल्म आई वांटेड टू मेक। मुझे बहुत पसंद है वो स्क्रिप्ट। इनकम्प्लीट लगती है थोड़ी सी वो, वो है इनकम्प्लीट है ना? थोड़ी सी, वो इनकम्प्लीट है, उसका कारण भी है क्योंकि ये ठीक वो समय था जब हम लोग रफ कट बना रहे थे फिल्म का। हम्म। उस फिल्म में काफी इंपॉर्टेंस है न्यूज फुटेज का, और एटमॉस्फेयर में उस समय जो चल रहा था हम्म। डिमोनेटाइज के टाइम, जिससे फिल्म कंप्लीट होती थी। तो एडिट करते समय उस सारी चीजों का परमिशन था। जब तक पिक्चर खत्म हो गई सारे परमिशन हमसे छीन लिए गए। ओ। तो उस समय सिवाय एनडीटीवी के किसी ने कोई फुटेज नहीं यूज करनी थी। तो वही बता रहा हूँ, लोगों को नहीं मालूम होती कोई चीज कैसे क्यों होती है। हम्म। चाहे भले वो मेरा डिप्रेशन हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं उन चीजों से डील करने से भागा, तो चीजें उस समय फट पड़ी अंदर, जब सब चीज ऐसा जो है ना, एक पॉइंट आया, सब कुछ हिल गया। स्पेशली उसमें एक कारण था मैक्सिमम सिटी, जिसने मेरे 2 साल लिए। जैसे मैंने मैक्सिमम सिटी जब लिखना शुरू किया, तो जिस जिस बात पे उन्होंने मैक्सिमम सिटी रोकी, वो बात पहले 15 पन्ने में थी। तो पढ़ के वो लोग मुझे रोक सकते थे मेरा समय बर्बाद करने से, उन्होंने नहीं रोका मुझे, हम्म। क्योंकि उन्होंने बोला कि इसको बुरा ना लग जाए। तो उन्होंने मुझे मेरे 2 साल बर्बाद किए, और किसी ने आके मुझे नहीं बताया कि ये नहीं हो रहा। अच्छा, घुमाते रहा आपको। नहीं, घुमाते भी नहीं रहे, मुझे बताया ही नहीं। मैं तो कमरे में बंद लिख रहा हूँ, हम्म। मुझे रोक सकते थे आप। और वहाँ डिसीजन बन चुका है कि नहीं बनाने हैं? ऑडिशन बन चुका है, पहला ड्राफ्ट पढ़ते ही डिसीजन बन चुका है। पहले पहले पार्ट का 3 हिस्से की फिल्म थी, 9 घंटे की फिल्म थी वो। डिसीजन हो चुका है, लेकिन बोलेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? किसी ने नहीं बांधी। और मेरे उन्होंने 2 साल बर्बाद किए। उन्होंने 2 साल बर्बाद किए, मुझे काम करते रहने दिया। मुझे रोका जा सकता था, ये प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी सी प्रॉब्लम थी। एक पन्ने की प्रॉब्लम थी, एक शॉट की प्रॉब्लम थी, वो शॉट निकाला जा सकता था, उसके बिना भी फिल्म बन सकती थी। अगर आपसे बात करते तो आप निकालते वो। कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी, फालतू बात थी वो। और लेकिन डिस्कशन करने से भाग गए सब, कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना सर ये। लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, आदमी अपनी नौकरी बचाना चाहता है। जस्टिफाइंग द सेल्फ। अपनी अपनी नौकरी बचाना चाहता है। और उस समय उनको लगता था मैं नेटफ्लिक्स का वो हूँ, क्या बोलते हैं, दामाद हूँ। जैसे सीक्रेट गेम्स बनाया, लव स्टोरीज बनाया, सब कुछ कर रहा हूँ, इसके साथ अगेंस्ट में कैसे चला जाऊं। इस चक्कर में बहुत झूठ बोले गए, बहुत सारी चीजें हुई। उससे उससे ज्यादा खफा हूं मैं। आप मेरा समय बर्बाद करने से रोक सकते थे, आप मुझे, मतलब, होता है ना उस समय जब आदमी आपको दिख रहा है बिखर रहा है, और आप ही की वजह से बिखर रहा है, आप उसको रोक सकते थे, किसी ने रोका नहीं। तो वो चीजें, बहुत सारी चीजें हुई, होती हैं ऐसी, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं हमको सर, आप ही के मुक्काबाज का वो डायलॉग याद आता है कि सोसाइटी में अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके झंडा गाड़ने चले हो, दांत चियार के टाय बोल जाओगे। वही है, वो दांत चार के टाइम बोल गया था। बट ठीक है, वो आई एम सेइंग, उससे गुजरो नहीं तो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। हाँ। मतलब, और ये मैं एक ही या दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ। एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही दो व्यक्ति हैं जो ऐसे हैं।
बाकी सब नहीं है ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी ईमानदारी से ये बात बताई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, और अगर मैं बहुत ही ब्लंटली, चूँकि अब आपने निशानची बनाई है और एज़ अ फैन मुझे वो फ़िल्म पसंद आई है, तो इसीलिए अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद पिछले 10-12 सालों में आपकी कोई हिट फ़िल्म नहीं आई, और अनुराग कश्यप जो है, वो 10 साल से फ्लॉप फ़िल्म बना रहे हैं, फिर भी इंडस्ट्री उसको मौका दे रही है। वो तो आपको मालूम है गैंग्स ऑफ वासेपुर भी हिट नहीं है, अच्छा। एक्चुअली ज़्यादा बड़ी फ्लॉप है। अगर आप वायकॉम को पूछेंगे तो वायकॉम के लास्ट लिस्ट में अभी भी लगता है 8 करोड़ का लॉस है। वो हिट फ़िल्म नहीं है, मेरी कोई फ़िल्म हिट नहीं है। मेरी फ़िल्म समय के बाद हिट होती है। ये जो जनरेशन जो बात करती है, ये वो जनरेशन है जिसने एक भी फ़िल्म सिनेमा हॉल में नहीं देखी है, डाउनलोड करके देखी है। टॉरेंट से। सो ये जो लोग वो जितने लोग बोलते हैं ना कि अनुराग वो फ़िल्म नहीं बना रहा, हाँ? या खो गया, कहाँ गया मेरा या कश्यप? कहाँ गया? तुम मेरे को टिकट दिखाओ ना पहले। मैं अगर कहीं चला गया तो तुम्हारी वजह से गया। मुझ में अगर जान आई तब आई वापस, जब मैंने तो मुक्काबाज भी उसके बाद बनाई, मनमर्जियां भी उसके बाद बनाई, रामन राघव भी उसके बाद बनाई, अगली भी उसके बाद बनाई, सीक्रेट गेम्स भी उसके बाद बनाई, लव स्टोरीज भी उसके बाद बनाई, और मेरे सारी सारी फिल्मों के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर नई चीज लगी, उनको चाहिए बस मैं वही बनाता रहूं। उनको खुद से सवाल पूछना चाहिए, तुम्हारा दर्शक कहाँ गया तुम्हारे अंदर का, जो हर नई चीज एक्सेप्ट करता था। ये वही दर्शक था जिसने देवडी एक्सेप्ट की थी, ये वही दर्शक था जिसने गुलाल एक्सेप्ट की थी, ये वही दर्शक था जिसने वासेपुर एक्सेप्ट की थी। फिर उस दर्शक को वासेपुर के बाद लगा कि बस ये हो गया एपिक, उसके बाद आपने अगली एक्सेप्ट की कि नहीं हुई? कई लोग हैं मेरे को कितने लोग मिलते हैं जिनको चोट बहुत अच्छी लगती है, मनमर्जियां कितने लोगों को अच्छी लगती है, मुक्काबाज कितने लोगों को अच्छी लगती है। देखी कितनों ने, कितने लोगों ने वो देखने ही वासेपुर जा रहे हैं। अगर आप थिएटर में वासेपुर देखने जा रहे हैं, लगी मनमर्जियां हैं, तो आपको कैसा फील होगा? मतलब प्री कंसीव्ड नोशन से ग्रसित हैं वो, मतलब कि पहले से ही। नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो प्रॉब्लम उनकी है। हाँ। अगर इंडस्ट्री मुझे फिल्म बनाने के लिए पैसा दे रही है तो इंडस्ट्री को तो कुछ मालूम होगा जो उनको नहीं पता। राइट। करेक्ट। राइट। मुझसे सस्ती फिल्म कोई नहीं बना सकता, और मैं नए लोगों के साथ काम करता हूँ। और मेरी फिल्म में अगर 1 रुपया भी नहीं कमाया ना, 1 रुपया भी नहीं कमाया, तो भी इट्स अ लेसर लॉस देन 80% फिल्म दैट रिलीज इन ईयर। मेरी फिल्म ने अगर एक टिकट भी नहीं बेचा, तब भी उनका नुकसान जो है ना, साल की 80% फिल्में जो फ्लॉप हुई है उससे कम है। सर, आपने अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर का ज़िक्र किया। मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर का इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हाँ, डेफ़िनेटली जो फ़ैन है वो चाहते हैं कि आप बार-बार वही बनाएँ। लेकिन वो एक ऐसा कालजयी काम आपने किया जिसने सिनेमा को रिडिफाइन किया, एक नई ऑडियंस उसका तैयार मैं कुछ की। कर नहीं सकता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, वाल्मीकि ने रामायण के बाद क्या लिखा, क्या किया उन्होंने? ये याद तो नहीं आता है सर। किसी को मालूम? एक आदमी बता दे क्या किया वाल्मीकि ने रामायण के अलावा। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ उसी से उनको डिफाइन करोगे सारी जिंदगी? उसके अलावा क्या उन्होंने जिंदगी नहीं जी? जितने भी ग्रंथ हैं, वेद व्यास ने कितने ग्रंथ लिखे हैं जो आपको याद है? महाभारत ही याद आता है। बस, और क्या याद आता है आपको? प्रॉब्लम उनके साथ है कि आपके साथ है? आप कम पढ़े हो, हुँ। आपने कम सिनेमा देखा है, आपने अब आपने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की कोई और नई चीज। आप एक चीज में उलझ गए तो आप उसमें फंस गए हो आप। मेरे को वासेपुर से सख्त नफरत है, क्या बात कर रहे हैं सर? सख्त नफरत है। क्योंकि जो आदमी को, जब भी कोई आदमी बोलता है ना सर वासेपुर वाले, मैं मन करता है जूता निकाल के मारूं। जब वासेपुर रिलीज हुई तब तो तुमने देखनी 4 दिन थी थिएटर में, 4 दिन, पार्ट 2। हुँ। पहली फिल्म है, एक फिल्म की वजह से स्टूडियो ने बाद में लेट रिलीज की, वेडनेसडे को रिलीज हुई, 4 दिन बाद एक टाइगर आ गई। 4 दिन सिनेमा हॉल में थे, 4 दिन में उस पिक्चर ने 22 करोड़ रुपए कमाए। स्टूडियो उसको फ्लॉप बोलता है। और उस फिल्म को लेकर के आप जो है मुझे
चाहते हो मैं दोबारा बनाऊं? क्यों बनाऊं भाई दोबारा? और किसके लिए बनाऊं? तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं मैं? अगर तुम मेरी फिल्म सिनेमा हॉल में देखने जाते होते, मेरा घर उससे चल रहा होता। मेरा घर तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है। फायदा नुकसान के लिए आप फिल्म बनाने अगर आए हो तो दुकानदार बन जाओ ना यार। राइट। मैं फिल्म इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे फिल्म बनाने से अच्छा कोई काम नहीं लगता, और मेरे को कोई 1 रुपया भी नहीं देगा ना तो भी मैं फिल्म बनाऊंगा, और मेरे को घर बेचना पड़े तो भी मैं फिल्म बनाऊंगा। मैं फिल्म बनाने इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं 100 करोड़ वालों से लड़ रहा हूँ, या उनके उनकी तरह लाइफस्टाइल चाहिए, या उसकी वजह से। वो दुनिया की प्रॉब्लम है कि वो करोड़ गिनते हैं। हम्म। हम जब बड़े होते हम गिनते थे क्या? आपको मालूम है कि क्या बिजनेस होता था उस समय? मुगले आजम का, नहीं या सर। राजश्री की पिक्चर का, या पड़ोसन का। ये आज के जमाने की सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है। और ये जो डिस्कशन जो आप बोल रहे हो ये सोशल मीडिया पे ही होता है। हाँ। मैंने तो रियल लाइफ में नहीं देखा लोगों को। मैं राह चलते सड़क पे मेरे को मुझे तो प्यार ही प्यार मिला है। ये आज की समस्या है। ये सोशल मीडिया की समस्या है। ये सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो गया, ये आया और वो चला गया। एक आदमी बता दो जो सोशल मीडिया पे सबको खुश करके रखता हो, किसको गाली नहीं पड़ती। सही बात है। सही बात है, सही बात है सर। ये सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है। सर अभी आप सोशल मीडिया का ज़िक्र कर रहे हैं, अब एक फ़ैन के नाते मैं आपसे ये भी सवाल पूछता हूँ कि आप एक फ़िल्म मेकर हैं सर, और आप बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अभी आपको कहनी है सर। बट फिर मेरे जैसा फ़ैन कभी-कभी ये चौंक जाता है कि सोशल मीडिया पे जब कुछ-कुछ आपकी एक्टिविटी ऐसी हो जाती है या आप किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं या स्टेटस डाल देते हैं, तो फिर लोग मतलब वो थोड़ा-सा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं आपको लेके, जो कि हम लोगों को देख के बहुत बुरा लगता है। आपको हाँ नहीं तो लगता है ठीक है, कि मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। मैं फिल्म मेकर हूँ क्योंकि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था। आप क्यों है मेरे फैन? बता रहा हूँ, किसी भी आदमी के सबसे बड़े दुश्मन उसके फैंस होता है। आप क्रिकेट ले लो। हुँ। आज कोहली ने यार मूड ऑफ कर दिया, 10 रन बनाया यार। आज आज धोनी ने ये नहीं किया, उस एक्टर ने यार फिर फालतू फिल्म कर। फैंस सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप फैंस को केटर करोगे तो वहीं रहोगे। मैंने फैंस को आज तक केटर नहीं किया। मैंने आज तक एक ब्लॉकबस्टर नहीं बनाई। मेरी सबसे बड़ी कमाई 35 करोड़ के ऊपर नहीं गई किसी फिल्म की। करेक्ट। 35 साल से फिल्म बना रहा हूँ। मैं ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर्स गिना देता हूँ आपको जिनके पास फिल्म नहीं है काम करने को। मैं औकात में रहता हूँ, और मुझे जिस चीज से दिक्कत है मैं कहूंगा। कभी कभी गलत तरीके से कह देता हूँ। जब गलत तरीके से कहता हूँ तो मैं मेरे को माफी मांगने में भी शर्म नहीं आती। और अगर मैं सही तरीके से कहा तो मैं माफी नहीं मांगता हूँ। लोग किसी लोग लोगों ने दुकान बना रखी है। वो स्टार का वेट करते हैं 4-4 साल एक फिल्म बनाने के लिए, ताकि वो उतने पैसे कमा सके। जब वो उतने पैसे कमाते हैं तो उस लाइफस्टाइल में जीते हैं। मैं उसके लिए थोड़ी ना फिल्म बनाने आया हूँ। तो आपको सिर्फ़ पैसा नहीं कमाना है, आपको नहीं है मैं कि मैं कितने कमा रहा हूँ? मैं रोज घूमता हूँ। मैं कल वेनिस से लौट के आया हूँ और कल टोरंटो जा रहा हूँ। मेरी फिल्में मुझे ट्रैवल कराती हैं। इतनी फिल्में पड़ी मेरे पास। मेरे जो शौक है उन पे मैं खर्च करता हूँ, और मैं मेरे को पैसे कमाने के साधन जितने मेरे पास है लोगों के पास नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को वो वाली शोबाजी नहीं है जो लोगों को लगता है शोबाजी है कि मैं मीटिंग में रिक्शे में पहुंच गया। बोलता है यार ये मतलब बिना नाटक करते ये गरीब आर्टिस्ट वाला रोल करता है। मैंने कहा भाई, मेरी बेटी मेरी गाड़ी लेके गई है आज इसलिए रिक्शे में आया। तो बहुत सी दुनिया का देखने का जो तरीका है ना, उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि दुनिया जो है बहुत इनसिक्योर। मैं बहुत सिक्योर आदमी हूँ। मैं बहुत ज्यादा सिक्योर आदमी हूँ। मैं अपनी निशानची उठा के गिफ्ट भी कर दूं किसी को, चाहे मेरा नाम भी ना हो उसमें। मैं हुँ। बहुत सिक्योर आदमी हूँ। वैसा 10 बार हो चुका है। मैंने स्क्रिप्ट लिख लिख के उठा के दे दिए। मैंने कहा ले जाओ, मुझे तुमसे डील नहीं करना, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ। और सब तेरा, ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा, ले जाओ। मैं बहुत सिक्योर आदमी हूँ, और दुनिया इनसिक्योरिटी से भरी पड़ी है। दुनिया इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी से भरी पड़ी है। वो कुंठित लोग हैं मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कुंठित लोग।
बट एक चीज बताइए, आप दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो, आप दूसरों की फिल्म को सपोर्ट करते हो, हाँ, वो लेकिन नहीं फिर करते, इंडस्ट्री आपको सपोर्ट क्यों नहीं करती है फिर? उनका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है, नहीं करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, लोग कुंठित हैं। हम्म, लोगों को प्रॉब्लम ये है कि इस आदमी में, यार हम तो इसके बारे में नहीं बोलते, इसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे हमारी तारीफ कर दी इसने। उनको मुझ खुद में नहीं कॉन्फिडेंस अपने काम को हाँ, लेके। मैं जेन्युइनली तारीफ करता हूँ, वो जेन्युइन है ही नहीं। हम्म, अगर उनमें जेन्युइनिटी होती तो तारीफ वो बोलते, जो चीज है जेन्युइन है नहीं। एक दूसरे से compete करें। हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में कितना है, 1% से भी कम है। अच्छा। हमारा ईगो 50% से ज्यादा है। और जितना कुंठित आदमी होता है, जितना लो सेल्फ एस्टीम, जितना इनसिक्योर होता है, उतना बड़ा उसका ईगो होता है, कि उसको लगता है चिल्लाने से, लोगों को दबाने से ही वो बड़ा बन सकता है। ऐसे लोगों के साथ आप बात ही नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं मैं बाहर, इतना, मेरे को इतना शांति मिलती ना दूर जाके। तो ये थे दोस्तों अनुराग कश्यप। अब मैं इस बातचीत को अब विराम दूंगा। आई होप सर आपको अच्छा लगा वो बातचीत करके। हाँ हाँ, मुझे आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनुराग कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने सर समय थैंक यू दिया सो सर। मच। हेलो, मैं हूं अनुराग कश्यप। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री। थैंक यू सो सबसे मच। डिफिकल्ट पार्ट ये था।